सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ है डीएसपी ललिता मैम, जो आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे मैम को। आई थिंक मैक्सिमम लोग जानते होंगे। सो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। मैम से हम जानेंगे कि मैम की क्या लाइफ की स्टोरी रही, कैसे मैम ने यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे, उनका स्ट्रगल और हर एक चीज़ हम मैम से जानेंगे। सो हेलो मैम। हेलो। तो मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको जो एजुकेशन रही है वो आप कैसे रहे मैम, आप किस फील्ड से थे एंड आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, ये जानना चाहता हूँ। स्कूलिंग की जैसे बात करें तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मैं प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ी हूँ। जैसे आज भी जहाँ पे खाना नहीं देते स्कूल वैसे, तो मैं एक बहुत ही वहाँ पे 5वीं तक इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही थी। तो मैं अभी भी कल ही मैं अपने सीनियर से बात करती कि मैंने पहली बार ABCD पढ़ना 6वीं क्लास से सीखा था। तो बहुत ही बेसिक गांव से ही है मेरी पढ़ाई, और 6वीं से 12वीं तक एक ब्लॉक के लेवल पे के स्कूल में मैंने पढ़ाई किया, और उसके बाद मैंने कॉलेज के इंजीनियरिंग किया है, और वो भी रायगढ़ से ही अपने होम टाउन से मैंने किया है। मैम इस बीच में एक चीज़ जरूर जानना चाहूँगा आपसे कि मैम ये आपके मन में ऐसा कब ये थॉट आया कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है, या जो भी आपका ड्रीम था ये आपके मन में कब आया मैम? जैसा मैंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से किया है, तो इंजीनियरिंग के टाइम पे तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई थॉट नहीं था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। और सच कहें तो आज के बच्चों को जितना नॉलेज, अगर आप किसी स्कूल में जाएं तो पूछेंगे क्या करना है, तो वो बोलते हैं हमें IPS बनना है या IAS बनना है, तो हमें उतना नॉलेज नहीं था। फिर मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे बैंकिंग फील्ड में जाने का था। घर वालों ने भी बोला कि उस समय बैंकिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, तो मैंने बैंकिंग की तैयारी करते हुए मैंने व्यापम पे एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा रेवेन्यू इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया था। तो फिर मैंने रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जॉब ज्वाइन किया, जो कि एक तरह से सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में ही आता है उसमें। और जब मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने लगी तब मुझे जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है जैसे कि CGPSC के बारे में आइडिया हो, क्योंकि मेरे बैचमेट CGPSC का एग्ज़ाम दे रहे थे। और मैंने ये देखा कि कई लोग DSP और डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा तैयारी कर रहे थे। तो उस समय तक हमें ऐसा लगता कि पुलिस सर्विस में जाना, तो मतलब हम इंजीनियरिंग करने के बाद तो पुलिस में और आ ही नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा था। फिर वहाँ से पता चला कि नहीं, हम लोग इस एग्ज़ाम के थ्रू यूनिफॉर्म वाली सर्विस में जा सकते हैं। तब मेरे दिमाग में आया कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये एग्ज़ाम क्रैक करने में स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करी, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक बेंचमार्क भी मिले और साथ में एक उनको नॉलेज हो, ताकि उनको पता चले कि सही तरीके से क्या स्ट्रैटेजी बना के एग्ज़ाम क्रैक किया जाता है। इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसे हम लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ का पूरा हम लोग को जनरल स्टडी पढ़ना रहता है, इंडिया का पढ़ना रहता है, और मैं ठहरी इंजीनियरिंग वाली, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था। इवन कैसे याद करें, कैसे सारे डाटा याद करें। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट मार्केट में गई और मैंने कुछ बुक्स उठा लिए छत्तीसगढ़ के और इंडिया लेवल के GS के, और मैंने उन्हीं बुक्स को 2-3 राउंड पहले पढ़ा। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो फिर ऐसा लगा कि मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा और मुझे कुछ चीज़ें क्लैरिटी नहीं हो रही। तो मेरा सबसे फर्स्ट अप्रोच था कि एक बुक को कम से कम 3 बार रीड करना। उसमें पहले नॉर्मल रीड किया, फिर उसके बाद अंडरलाइन किया, फिर उसके बाद फिर मैंने नोट्स बना के अपना एक रफ नोट सारे सब्जेक्ट का जो मेनली एग्जाम में आता है उसका मैंने बना लिया था, और मैंने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया था। मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमने देखा है कि 1 या 2 साल प्रिपरेशन करते हैं, 3 साल प्रिपरेशन करते हैं, हालांकि वो स्टूडेंट भी डिजर्विंग रहते हैं। मैं तो ये किसी को नहीं कहूँगा कि कोई डिजर्विंग रहता है कि नहीं रहता है, सबकी मेहनत की बात होती है। तो उनको 1-2 या 3 साल बाद उनको डिमोटिवेशन फील होने लगता है जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और जिस तरीके से हम आजकल देख रहे हैं तो काफ़ी प्रोसेस भी एग्ज़ाम्स के लंबे रहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैम आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपका 1-2 ईयर में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उनको क्या करना चाहिए? मैंने जो CGPSC था मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला था, और मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं था कि मुझे शुरू में कॉन्फिडेंट हो कि मैं एक बार में ही निकाल दूँगी, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। बट जो मैंने डिफरेंस फील किया, क्योंकि मेरे साथ में और भी लोग एग्ज़ाम दे रहे थे बट उनका नहीं हुआ, तो डिफरेंस मुझे लगा कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजी उनको अगर चेंज करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उनकी बहुत जल्दी मतलब उनका क्रैक हो जाए। और आप देखेंगे कि कई लोग हमारे सिविल सर्विस में लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर उनको कुछ दूसरा पोस्ट चाहिए रहता है तो फिर से देते हैं।
तो इसमें ये भी देखिएगा कि कई लोग बार बार एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, तो रीज़न उसका यही रहता है कि उन लोग सही तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो अगर जिनका नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी नेगेटिव होने की बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा अपने तरीके को बदलिए। और सबसे बेस्ट है कि जितने आजकल तो इतने यूट्यूब में टॉपर्स के वीडियोस आते हैं, तो मैं तो 2016 PSC वाली हूँ, बट फिर भी अभी जो हर साल दे रहे हैं आप सबके वीडियोस ज़रूर देखें। उनके में देखिए कि उन्होंने तरीका में क्या चेंज किया था, तो जो पढ़ाई का तरीका है थोड़ा आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा, और नेगेटिव बिल्कुल नहीं होने हैं। और दूसरा ये एक और चीज़ है कि पोस्ट कम रहते हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे CGPSC में अगर 300 पोस्ट निकाले तो हम देखते हैं कि लाखों लोग उसके एग्ज़ाम के लिए भरते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन तो 300 लोगों का ही होना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका नहीं होगा, मतलब गारंटी आप दे ही सकते हैं कि इतने लोगों का नहीं होगा। और कंपटीशन भी ऐसा नहीं रहता कि अगर 2 लाख में फॉर्म भरा तो 2 लाख के बीच में कंपटीशन होता है, क्योंकि जैसे अभी बस्तर फाइटर का हमने देखा तो फॉर्म भरने को 10,000 लोग भर दिए, लेकिन जब वेरिफिकेशन में ही 2-3 हज़ार नहीं आते। तो CM CGPS में भी होता है, कुछ लोग सीरियस नहीं होते हैं, तो उनको भी हटा के अगर देखेंगे तो आपका जो कंपटीशन है वो एक्चुअल में 10 से 20 हज़ार लोगों के बीच में रहता है। तो वहाँ पे अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, चूँकि मुझे इतने साल सर्विस में आए एक्सपीरियंस, मैंने फील किया कि कुछ लोगों का जब नहीं होता तो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोगों की एज भी होते रहते हैं, तो एक टाइम के बाद अगर आपका नहीं भी लग रहा है तो आपको लाइफ में कुछ और ऑप्शन भी ज़रूर देखना चाहिए। और मैंने जॉब, जैसे हम लोग को ऐसा लगता है कि एक बार CGPSC से जॉब मिल जाए तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, फिर सारे सपने पूरे होते हैं, तो इतना सही नहीं रहता है। मतलब आप अगर किसी भी जॉब वाले से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको कमी लगती रहती है। तो लाइफ में फुल सेटिस्फैक्शन बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि आपका प्लान भी रहे, लेकिन वो प्लान भी तब एग्जीक्यूट करें जब आपने अपना जितना बेस्ट लेवल देना था उतना दे दिया हो। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैम कि ये जो वर्दी वाली जॉब होती है, स्पेशली जो पुलिस की जॉब होती है मैम, ये आप इस डिपार्टमेंट में तो आपको सबसे, मेरे हिसाब से हम में से सबसे ज़्यादा आपको पता होगा, तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे वर्क प्रोफाइल रहता है और कितना प्रेशर रहता है, और क्या इस जॉब में क्या ऐसा एडवेंचरस है या फिर क्या अच्छी चीज़ है इस जॉब में? जैसे कि हम लोग यूनिफॉर्म देखते हैं ना, तो हम सभी को लगता है कि सभी यूनिफॉर्म वालों का जॉब सेम होगा, लेकिन इस डिपार्टमेंट में आने के बाद पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग यूनिट्स रहते हैं। जैसे मेरी खुद की पोस्टिंग है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में, तो मेरा जो काम रहता है वो नॉर्मल थाना पुलिस उससे हट के मेरा अलग रहता है कि कुछ जो पलायन हो रहा हो या फिर जहाँ पे एक्चुअल ट्रैफिकिंग हो रही हो उन चीज़ों पे फोकस करना, और कैसे लोगों को जागरूक करें कि वो अनावश्यक, मतलब किसी बाहरी व्यक्ति के प्रलोभन में आकर न फंसे, इसको रोकथाम करना ये मेरा काम हो जाता है। ऐसे ही अगर आप जैसे अभी आप सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर में भी अलग अलग फील्ड होता है। कुछ उसमें बटालियन कमांडेंट का भी उसमें था कि प्लाटून कमांडर का, तो उनका काम अलग हो जाता है, वो पूरा फील्ड का काम रहता है उनका। नक्सल सब में उनको मेन ऑपरेशन में उनको यूज़ किया जाता है। और अगर आप सब इंस्पेक्टर जैसे बात करें तो अगर थाने में उसकी पोस्टिंग होती है तो थाने में जो मेन सब इंस्पेक्टर का काम रहता है कि जो हम लोग टीवी में भी देखते हैं कि कहीं चोरी हुआ तो चोर को पकड़ना, कहीं पे और कुछ क्राइम हो रहा है, किसी ने मर्डर किया या कुछ हो गया उसको करना, कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना। तो जो सब इंस्पेक्टर का काम रहता है उसमें फील्ड में इस टाइप का काम होता है। और कुछ पुलिसिंग में आज के डेट में पुलिसिंग बहुत बदल गया है। मतलब अगर आप महिला संबंधी भी बात करें तो जैसे बहुत सारे महिला ऑफिसर्स की महिला विंग में उसमें पोस्टिंग होती है, तो उनका मेन काम रहता है कि महिलाओं को सुरक्षा की टिप्स देना, और जो महिला संबंधी क्राइम होते हैं उनको एनालिसिस करके उसको कैसे रिड्यूस किया जाए उसका काम रहता है। और चूँकि पुलिस है तो 24 आवर्स ड्यूटी रहती है, और ऐसा भी नहीं है कि 24 आवर्स ड्यूटी रहता है तो साल के पूरे 12 महीने ये 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। रूटीन चेंज होता है, कभी कभी हम लोग को कंटिन्यू 2-3 दिन ड्यूटी करना पड़ता है, और कभी कभी बीच में लोड भी कम रहता है, स्टार्ट कराता है। सो आप में से बहुत स्टूडेंट का ये हमेशा क्वेश्चन रहता है कि SI में हमको क्या 24 घंटे काम करना पड़ेगा या 20 घंटे काम करना पड़ेगा या वर्क प्रेशर बहुत रहता है,
तो मेरे हिसाब से मैम ने जिस तरीके से बताया तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे काम करना है, आप भी एक इंसान है, कोई आप मशीन नहीं है, तो आपको भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगा। ठीक, मैं एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग चल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट में, वो चल रहा है सब इंस्पेक्टर की जॉब, क्योंकि जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स हैं वो इसी जॉब के ऊपर अपना तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए आप क्या स्पेशल बोलना चाहेंगे? हाँ, चूँकि सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए लोग कई सालों से लगे हुए थे और मेरे ख्याल से 2018 में इसका फॉर्म भराया था। उसके बाद प्रोसेस रुक गया था, जिसकी वजह से कई लोग निराश हो गए थे और अभी फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि अभी पीएचडी तो हो रहा है लेकिन उसका रिटर्न कब होगा। तो रिटर्न मैं यही बताना चाहूँगी कि जितने कैंडिडेट पीएचडी में सिलेक्शन होंगे तो उसके बेस पे ही कितने कैंडिडेट का रिटर्न लिया जाएगा, उसका एस्टिमेट किया जाएगा। तो अभी जब तक पीएचडी कंप्लीट नहीं हो जाता कोई उसका डेट फाइनल नहीं किया जाएगा और पीएचडी होने के 1-1.5 महीने में ही रिटर्न का डेट आ जाएगा। और लोग देखते हैं कि कब होगा एग्ज़ाम, इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा। आप अपनी तैयारी ऐसा करिए कि एग्ज़ाम आपका कल होना है, यानी कि अगर कल भी आपका प्रीलिम्स हो तो आप उसमें क्रैक करके इजीली अपना स्कोर कर लें। तो उसी हिसाब से तैयारी करें। एग्ज़ाम जब भी होना है, अब फॉर्म भर दिए हैं, पीएचडी हो गया मतलब एग्ज़ाम तो होगा नो डाउट। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो अपना जज्बा बना के रखें। फिज़िकल भी प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि रिटर्न के बाद अल्टीमेटली होना फिजिकल है और फिजिकल टफ है। मैंने देखा है उसका जो क्वालिफिकेशन उसमें जितनी चीज़ें दी हुई हैं, हर एक इवेंट को मार्क्स ऐड हो रहा है। हाँ, उसमें सबका मार्क्स ऐड हो रहा है और मेंस का भी उसमें मार्क्स रहेगा। तो कोशिश करें कि अगर आपका फिजिकल वीक है तो रिटर्न अच्छा करें और रिटर्न अच्छा है तो फिजिकल को और अच्छा करने की कोशिश करें। सो आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, एक्चुअल में होता है क्या मैम, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं या फिर जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो हमेशा यही चीज़ पूछते हैं, कोई भी वीडियो पोस्ट करो कि सर प्री कब होगा या मेंस कब होगा। सबसे ज़्यादा सबकी क्यूरियोसिटी यहीं पर है कि प्री कब होगा, मेंस कब होगा। तो मैम ने आपको बता दिया कि आप अपनी प्रिपरेशन इस लेवल की करिए कि पेपर कभी भी हो आपको अंदर से इतनी एश्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये एग्जाम तो मेरा क्लियर हो गई होगा। मैम आपकी लाइफ में ऐसे कोई रोल मॉडल या कोई आइडल रहे हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो या आपको बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो गई? हाँ, ऑब्वियसली मेरी मम्मा, क्योंकि मैंने बचपन से उनको देखा है और मेरी मम्मी जो है वो एक गांव से ही पली बड़ी थी, लेकिन उनको कोई भी टास्क दे दिया जाए तो बखूबी उसको हैंडल कर लेती थी। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें किसी भी सिचुएशन में एक बार सिचुएशन को सोचना है, चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं और चीज़ें जैसे बदलती रहती हैं तो हमें अपने आप को अपडेट भी रखना है और कॉन्फिडेंस हमेशा बना के रखें कि आप कर सकते हैं। और ये डिफरेंस तो मैंने कभी नहीं देखा, मेरी मम्मी ने कभी ये नहीं दिखाया कि तू लड़की है तो ये नहीं कर सकती और लड़का होता तो कर सकता। तो हमेशा मुझे बहुत ही प्राउड फील कराई मम्मी कि मैं जो चीज़ें करती थी उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना। और जब अपने सक्सेस की खुशी अपने घर वालों के चेहरे में देखो ना तो अपने आप कुछ और करने की जुनून अपने आप आ जाता है। कि जब मैं थाना प्रभारी के चार्ज में थी तो छोटा सा भी कोई चोरी पकड़ते थे और आके कोई मम्मी को बोलता था कि अरे चोरी पकड़ लिया, मैडम ने शराब वालों को पकड़ लिया, तो मम्मी की अलग खुशी रहती थी। तो ये सब चीज़ें ही मुझे काम करने के लिए और प्रेरित करती हैं। जैसे कि मैम ने बोला कि मैम के लाइफ में सबसे बड़े रोल मॉडल या इंस्पिरेशन जो रहे उनकी मॉम रहे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं, मेरे को पर्सनली भी मिलते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि हमको इनको दिखाना है जॉब करके या फिर हमको इनको जवाब देना है। सो आप किसी को जवाब मत दीजिए, ना आपको किसी को दिखाना है। आपको जो आपकी लाइफ में आपके मॉम डैड ने जो किया है सेक्रीफाइस या फिर आपके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट है जो भी किए हैं उससे ज़्यादा कोई किसी को आंसर देने की जरूरत है। अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है तो अपने मम्मी पापा के लिए कीजिए, वही आपकी ज़िंदगी है, वही आपके हर कुछ है। तो अल्टीमेटली अगर आपको कुछ भी करना है तो पहले अपने मम्मी पापा के लिए कीजिए, उसके बाद किसी के लिए कीजिए। सो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि मैम जैसे आप जो भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कैसे हेल्प करते हैं? मैं एक्चुअली मैं टीचर भी रही हूँ अपने कैरियर में, तो पढ़ाने का मुझे शौक हमेशा से रहा है और मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो नॉलेज मेरे अंदर है मैं किसी और को शेयर कर सकूँ। और मैंने देखा है कि हम 2-3 चीज़ें अगर किसी को बताते हैं उसको अगर कोई 1% फॉलो कर दे तो उसका थोड़ा तो हेल्प हो जाता है। और मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं 50 बच्चों को अप्रोच लगाऊँ तो कम से कम एक बच्चा सक्सेस हो जाए। तो इसके लिए अब डायरेक्टली हम बच्चों से जाके मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है,
बट फिर भी जब मैं कभी पॉसिबल होता है तो मैं सेमिनार वगैरह ज्वाइन करके वहाँ जाके बच्चों को बताती हूँ। और साथ ही मैं यूट्यूब में मेरा चैनल है खुद का DSP ललिता मेहर के नाम से, उसमें मैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और डालती हूँ ताकि किसी को अगर कोचिंग वगैरह में दिक्कत हो रहा हो तो उनको हेल्प हो जाए। और मैंने अभी नया स्टार्ट किया इंडियन हिस्ट्री का। मैंने जो मेरा नोट्स था, लोग मुझे नोट्स मांगते थे कि नोट्स कैसे बनाए बोल के भी, तो मैंने अपने ही नोट्स से अब वीडियो बनाना शुरू किया है, तो उसको मैं उसमें डालती हूँ। और साथ ही फेसबुक में भी मैं अपने वीडियोस शेयर करती हूँ ताकि वहाँ से भी लोगों को हेल्प हो जाए। सो एक बार आप जरूर मैम के यूट्यूब चैनल को जाके देखिए, जो कि DSP ललिता मेहर नाम से, नॉट ओनली फॉर सब इंस्पेक्टर बट आल्सो फॉर PSC स्टूडेंट्स। एक आपको मैम जिस फील्ड में आपको जाना है, अगर उन्हीं से आप कुछ सीखेंगे तो आपको बहुत इवेंचुअली उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपको एक मोटिवेशन फील भी होगा। क्योंकि जब इंसान जिस दौर से गुजर चुका रहता है उसको ज़्यादा पता रहता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक बार मैम की जरूर से जाके चैनल देखिए। साथ ही मैं ये बोलूँगा, अगर आप एस्पिरेंट नहीं भी हैं तो मैम की फिर भी चैनल देखा, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है मैम के चैनल को। मैम ऐसे सोशल वर्क भी उस वीडियोस में डालते हैं जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग रहते हैं। जैसे मैम को मैंने देखा है कई एक दो वीडियोस, मैम आपको ध्यान होगा आप बाजार में गए थे जिसमें हाँ। आपने वहाँ पे लोगों को समझाया था। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ आने से पहले ही जैसे हम लोग आए तो मैम तो हमेशा एक आदत रहता है कि अपना जो नॉलेज है वो शेयर करते ही हैं। तो हम लोग जैसे आए थे तो हम लोग यहाँ बैठे थे तो मैम ने हमको बताया कि ट्रैफिक में अगर किसी की एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है। तो ये हमको आज यहाँ पे एक नॉलेज हमको यहाँ पे मिली। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप एक बार जरूर मैम के चैनल जाके देखिएगा, DSP ललिता मेहर नाम से। सो थैंक यू मैम इस इंटरव्यू के लिए। आपका टाइम, एक्चुअल में ये बात तो बोले या ना बोले ये सही है कि जो पुलिस फील्ड में जो भी रहते हैं उनको टाइम निकालना बहुत बड़ी चीज़ होती है मैम। सो आपने आपका टाइम निकाल के हमको इंटरव्यू दिया, उसके लिए बहुत बढ़िया। नहीं, थैंक्स टू यू, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बिजी हैं, हम ये सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। बट मैं तो बोलना चाहूँगी कि हर अधिकारी सभी को थोड़ा टाइम निकाल के लोगों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सैकड़ों हजारों लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि कोई एक भी अमल करे तो उसको बेनिफिट होगा। और मुझे बहुत खुशी होगी कि कोई डायरेक्टली फिर आपके वीडियो के थ्रू कोई मेरे से कनेक्ट हो तो। और आप और भी अधिकारियों से लीजिए, बहुत सारे ऐसे सीनियर ऑफिसर हैं जो आज की डेट में आइडल बने हुए हैं। यहाँ IG सर भी हैं, आप उनका भी इंटरव्यू लें, बहुत कुछ सीखने को आपको भी मिलेगा उनसे। थैंक यू मैम। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? थैंक यू।